हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग जो IASCR का एग्ज़ाम होता है, IAT भी कुछ लोग कहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो के करेंगे 2025 से लेकर 2017 तक। तो आइए फटाफट क्वेश्चंस को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो 2025 में आया था वो कुछ इस प्रकार था। क्या क्वेश्चन था कि मैच द कॉलम हमें यहाँ पर बेटा बताना था। हमें क्या बताना था? मैच द कॉलम बताना था। तो देखो नोटोकॉर्ड एंड होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ये कॉर्डेटा का फीचर होता है। तो P के साथ हमें यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन रखना था, सिंपल सी बात है। तो P के साथ अगर हम फोर्थ ऑप्शन रखते हैं तो ये रहा P4। देखिए कितने ऑप्शंस में है? 2 ऑप्शंस में है। Q के साथ 1 या 2। तो एक्टोपैरासाइट वर्ड आती है, हमें पता है कि साइक्लोस्टोम्स होगा। तो Q के साथ 1, यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते थे कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 1। अगले क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है कि क्रोमोसोम्स क्लासिफाई होते हैं एज मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रो एंड टीलोसेंट्रिक। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ व्हाट? तो भाई इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ, जैसे हमने पढ़ा भी होता है, सेंट्रोमियर, है ना, कि सेंट्रोमियर मिडल में है या मिडल से दूर है। सेंट्रोजोम से सेंट्रियोल्स बनते हैं। देखो सेंट्रियोल नीचे लिखा हुआ है, इनसे हमारे को जनरली बेजल बॉडीज या स्पिंडल फाइबर्स वगैरह दिखते हैं। और टेलोमियर का यहाँ पे हमें कोई पढ़ाया ही नहीं जा रहा है अभी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आसान है। Which one of the following option describes a triglyceride? NCERT की लाइन है कि जब 3 फैटी एसिड्स को हम एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, और कोई यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेट नहीं बैठ रहा है। कोलेस्ट्रॉल की कोई ज्वाइनिंग का मतलब ही नहीं है, ना फॉस्फोलिपिड का। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो एक ही होता है, CH2OH CHOH CH2OH। मेन फर्क हमें फैटी एसिड वाले मॉलिक्यूल से पड़ता है चेन में। Then we have a question कि which of the following statement about plant carotenoid is false? Carotenoid जो होता है बेटे वो एसेसरी पिगमेंट होता है, और वो जनरली जो लाइट को रिसीव करता है, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में 600 और 700 दिया गया, ऐसा नहीं है। वो 400 to 500 में रिसीव करता है। बाकी क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ये भी NCERT में दिया जाता है। प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, नई बात है हमारे दिल जानने के लिए, एब्सिसिक एसिड वगैरह में हेल्प करता है। और क्रोमोप्लास्ट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या? आंसर नंबर 1 है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कि एक सेल सस्पेंशन है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, 3 चीजें करी गई हैं उसे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मतलब X, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मतलब Y, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मतलब अनट्रीटेड। और पूछा गया है कि ATPs का क्या सीक्वेंस रहेगा। तो X में उसने क्या करा? इनहिबिट करा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू यूबिक्विनोन, यानी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 वाले कॉम्प्लेक्स जो है वहां से ATP बनती रहेगी, है ना, और पहले वाले NADH वाली नहीं बनेगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स Y में क्या करा उसने? कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C रोक दिया, यानी अब तो आगे का सारा ही रुक गया, 1 और 2 दोनों ब्लॉक हो गई। तो ज्यादा एनर्जी X में बनेगी Y से। और फिर क्वेश्चन में उसने बोला कि तीसरा जो है वो अनइंटरप्टेड है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ATP की अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा बनेगी थर्ड में, फिर बनेगी X वाले में जहां पे FADH2 पॉसिबल है, और सबसे कम बनेगी Y में जहां FADH2 NADH कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। देन वी हैव ए क्वेश्चन कि किडनी कौन सा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाती है जब GFR गिरता है। तो नाम से थोड़ा एग्जाम्पल्स हमें समझ में आ रहा है कि ये रास मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन होता है, जिसमें GFR के कम होने पर रेनिन की वैल्यू बढ़ती है, साथ साथ एल्डोस्टेरॉन की वैल्यू भी बढ़ती है, साथ साथ एंजियोटेंसिन की वैल्यू भी बढ़ती है, जो इनफैक्ट एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाती है। तो तीनों की वैल्यू बढ़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देन वी हैव ए क्वेश्चन कि मैक्सिमम डिसोसिएशन कौन फेवर करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो डिसोसिएशन टिश्यू पर होता है बेटा, टिश्यू पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, CO2 ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है। ऐसा हमारे पास ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है ना। मेरा हमेशा यही सजेशन रहता है, चाहे नीट हो या IIT हो, IAT का पेपर हो, पहले क्वेश्चन देखते ही तुम उसका सोल्यूशन सोच लो, फिर ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से क्या बात सही है। 2 मसल फाइबर्स होते हैं, रेड यानी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, दूसरा होता है व्हाइट। तो रेड मसल फाइबर जो होता है वो ATP प्रोड्यूस करता है एरोबिकली अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशन। ठीक बात है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा बहुत सारा। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन व्हाइट, जी नहीं, इट इज मोर इन रेड देन व्हाइट।
लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन मोर इन रेड देन इन व्हाइट, जी नहीं, इट इज मोर इन व्हाइट देन इन रेड। ऑल मसल फाइबर्स प्राइमरीली प्रोड्यूस एटीपी एनएरोबिकली, ठीक बात है, ये हो सकता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होती है तो पहले ऐसा हो जाता है, बट रेड मसल फाइबर में तो इनिशियली हमें ऑक्सीजनेटेड ही मिलेगा, कभी कभी ऐसा फोर्थ ऑप्शन जैसा भी हो सकता है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1, आप देख रहे होगे ज्यादातर का आंसर 1 है। Which one of the following organism produces the female gamete by mitosis of haploid cells? ये थोड़ा सा गड़बड़ था एग्जामिनर से, यहाँ पर उसे मेल लिखना चाहिए था, और अगर वो मेल लिखता तो हमें पता है कि जो ड्रोन्स होते हैं वो हनी बी में पाए जाते हैं। हैप्लोडिप्लॉइड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में समझाया जाता है कि वहाँ ड्रोन्स से गैमीट बनता है माइटोसिस से। ये वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मेल गैमिट बनेगा बाय माइटोसिस ऑफ हैप्लॉइड सेल, हनी बी के केस में ऐसा होता है, गार्डन पी बाइसेक्सुअल है, फ्रूट फ्लाई चिकन में ऐसा नहीं है। देन पूछा गया कि टीआरएनए के एंटीकोडोन पे अगर ये चार्ज है तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, तो देखो फाइनली कोडोन AAC ही बनता है इसमें, और एस्पार्जिन होता है क्योंकि एंटीकोडोन का जब आप रिवर्स देखते हो तो ये तो एंटीकोडोन है, तो एमआरएनए पर या वहां पर क्या होगा तो इसका रिवर्स होगा, तो ACC, सॉरी रिवर्स होगा, G के साथ C, U के साथ AA, और इसको कन्वेंशनल लिखा जाता है AAC के तौर पर, और उसका मीनिंग यहां पर है एस्पार्जिन। फिर पूछा गया 2 डबल हेटेरोजाइगस प्लांट्स हैं, डिराइव हुए हैं 2 डिफरेंट पेयर्स से, प्रोड्यूस गैमेट्स, तो बताइए। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम क्रॉस करते हैं तो पेरेंटल गैमेट्स ज्यादा बनते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कम बनते हैं जनरली। तो पेरेंटल देखो यहाँ पर P स्मॉल क्यू है, यहाँ P स्मॉल क्यू है 35-35%, और यहाँ पर ये वाला है, यानी ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक रिसेसिव एलील है और एक डोमिनेंट है ज्यादा में, यानी स्मॉल p कैपिटल Q और P स्मॉल q। इसको हम बोलते हैं कि ये ट्रांस अरेंजमेंट है, रिपल्शन अरेंजमेंट है, और यहां पर है P कैपिटल Q और स्मॉल p स्मॉल q। यानी सिंपल सी बात है कि ये वाले गैमीट्स पेरेंट्स से आने चाहिए, तभी ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये तभी पॉसिबल है भाई जब पेरेंट का जो हिसाब किताब होगा वो अगर ये चाहिए मुझे, मान लीजिए, तो पेरेंट कैसा होना चाहिए था, तो बोलते हैं पेरेंट ऐसा होना चाहिए था, तभी तो एक P और एक स्मॉल q आता। ये चाहिए अगर मुझे पेरेंट से तो पेरेंट ऐसा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास जिसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सेम आप R3 और R4 के केस में भी देख सकते हो, हमें एक ऐसा पेरेंट चाहिए बेसिकली PP, इसको डबल कर दो QQ, स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल q। तो ऐसा हमारे पास बेटे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो ये भी आसान हो गया भाई। फिर है व्हाट आर रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस मतलब HIV की बात हो रही है जिसमें RNA जीनोम होता है सेगमेंट में, और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी करता है, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, बाकी DNA वाला नहीं है, नो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी यहां पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं गिवन पिक्चर है ग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और डाइजेशन विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कर, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देख रहे हैं। तो x के साथ 5 Kb बन रहा है, y के साथ भी 5 बन रहा है, x प्लस y डबल डाइजेशन में 3 और 2 बन रहा है, यानी जो भी सेगमेंट्स बनेंगे उसमें 5000 बेस पेयर्स का हिसाब किताब होना चाहिए डिफरेंस का। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं या 3000 2000 ऐसा होना चाहिए। तो देखो भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा इक्वेशन है, चारों ऑप्शंस देख लो आप। फर्स्ट ऑप्शन में x और x के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 5000 ही आ रहा है, और y और y के बीच का डिफरेंस भी 5000 ही आ रहा है, यानी 5 Kb जैसा सेगमेंट कटा है वैसा ही है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसी मैचिंग ही नहीं है। आप इतना भी सवाल सोच लेते तो भी आपका आंसर यहां हो जाता। और देखते हैं तो देखो y और x यहां गैप कितना है, तो 6 और 4 2 का गैप है, 235 वैल्यू तो सेम ही है। 9 और 6 में 3 का गैप है, 4 और 1 में फिर से 3 का गैप है, यानी ये 3-3-2-2 वाले सेगमेंट है वो भी यहां पर बन रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर भी हम आराम से निकाल सकते थे बिना ज्यादा डिटेल में जाए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि हनी बी मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, तो क्या इनकरेक्ट है। तो हमें पता है कि क्योंकि मेल हमेशा सिंगल गैमेट हैप्लॉइड गैमेट देता है, और जब भी वो फ्यूज करता है फीमेल के साथ, अगर मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो फीमेल ही बनेगी, मेल नहीं बनता है, राइट।
तो इसलिए बोला भी जाता है मेल कैन नॉट हैव सन्स, बट यहाँ पर ऑप्शन में उल्टा लिख दिया जाता है कैन नॉट हैव डॉटर्स बट कैन हैव सन्स। तो ये बात क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सारी बातें यहाँ पर करेक्ट हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनेगा, फीमेल अगर मेल के साथ मिली तो फीमेल बनेगी। हनी बी मेल डज नॉट हैव ए फादर, यानी उसका सन नहीं हो सकता है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है, जो कि गलत है। तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑप्शन है भाई। लास्ट क्वेश्चन 2025 का है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। मोर देन 80% ऑफ सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, नहीं भाई, हमने पढ़ा था 2 to 10% के आसपास ही हम करते हैं, और टोटल एवलीपीआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती भी 50 के आसपास ही है, उसमें हम सिर्फ 2 to 10% ही कैप्चर करते हैं। 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ऑल ऑर्गेनिज्म शुड बी इंक्लूडेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल ठीक है। तो बेटे इसका आंसर भी है आंसर नंबर 1। 2024 का क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम आगे। 2024 के अगर सेक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं तो व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ आरएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फॉलोइंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमें पता होना चाहिए जब भी आरएनए बनता है तो वो 5:3 पर बनता है, तो उसको डीएनए का 3:5 चाहिए, बट यहाँ पर तो डीएनए का 5:3 लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है कि इसको कन्वर्ट कर दो, किसमें, 3:5 में। तो क्या लिखोगे, पीछे से लिखना शुरू कर दो, CTC TT CG G A T G A T C T G, और बस अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री अब ढूंढ लो, ये 3:5 है। अगर इस टेम्पलेट से आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो C के सामने G लिखना होगा, T के साथ A लिखना होगा, G लिखना होगा, A लिखना होगा, A लिखना होगा। अगर इतना भी आप कर लेते तो आपको पता चल जाता कि आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक पेडिग्री चार्ट गया गया और बताया पूछा गया है क्या है, तो ध्यान से देखिए। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो फादर है वो सिर्फ डॉटर्स को अपने डिसऑर्डर पास कर रहे हैं, सन्स को नहीं, यानी वाई क्रोमोसोम पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक्स पे, यानी ये एक्स लिंक्ड है, और कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एलर्जी क्या होती है, तो एलर्जी में हमारा एग्जीक्यूटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है, तो A2। अगर आपको ये पता था तो ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर क्यू का पता करना है भाई, 4 है या 1, तो देखिए यूरीमिया क्या होगा, 1 तो होगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन 4 हो सकता है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, तो Q4। आगे के आंसर सिंपल है, R3 एंड S1 कि एक्रोमेगाली जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और सॉरी माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एक्रोमेगाली एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा। फिर देखिए इनमें से किस प्रोटीन का डायरेक्ट रोल नहीं है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, है पूछा है तो ट्रोपोनिन। इंसुलिन हार्मोन होता है, मायोग्लोबिन रेड वाइट मसल फाइबर में होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है पेनक्रियाटिक ग्लैंड का। नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल लेयर, तो आपको पता होना चाहिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें जब मोनोकॉट में पढ़ाई जाती है तो बैरल शेप सेल करके, तो एंडोडर्मिस के पास होती है, ना कि एपिडर्मिस के पास। ट्राइकोम्स वगैरह एपिडर्मल स्टेम हेयर्स हैं, सब्सिडरी सेल्स है, बुलिफॉर्म सेल्स भी एपिडर्मल सेल्स माने जाते हैं, पर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आंसर हमारा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, क्या इनकरेक्ट है। तो पढ़ने में तो यहां जो पहला ऑप्शन है एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस टू हैप्लॉइड गैमेट सही लगता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में ऐसे मियोसिस से डायरेक्टली गैमेट नहीं बनते। प्लांट्स में जब भी मियोसिस होती है बेटे तो पहले बनते हैं स्पोर्स, स्पोर्स से बनेंगे फिर गैमेटोफाइट्स, और वो बनाएंगे गैमीट्स। यानी जो लाइन आपको डायरेक्टली लिखकर दी गई है ये ठीक नहीं है। चारों प्रोडक्ट मियोसिस के डिफरेंट होते हैं। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस करती है मेल फीमेल दोनों में। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में ओनली 1 ऑफ द 4 प्रोडक्ट सर्वाइव करता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है बेटा वो सही नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं लाइट इंटेंसिटी बताइए और फोटोसिंथेसिस के साथ कौन सा सही मैच है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही मैच है, पहले बढ़ती है फिर 10% के बाद कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद देखिए ये पूछा गया है आपसे कि कौन कौन सा एंजाइम कहाँ है बेटा। तो एटीपी सिंथेज पकड़िए सबसे पहले आप उल्टा, तो एटीपी सिंथेज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, है ना, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ हो सकता था, बट यहाँ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन दिया गया है जहां से CF0 CF1 के थ्रू एटीपी बनती है केमोस्मेटिक हाइपोथेसिस में। तो एस के साथ 4 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है भाई।
सक्सनेट डिहाइड्रोजनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ये हमने पढ़ा भी होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज साइटोप्लाज्म में होता है, R1 अगर हम ये भी पकड़ लेते तो भी मोस्ट प्रोबेबली हम अपना आंसर कर ही पाते, राइट। चलो भाई ये भी हो गया हमारा। फिर देखिए भाई, 2 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर दिस एंड दिस, तो पूछा गया क्या सेम होगा अगर एक बार इसको मेल मान रहा हूं तो अगली बार फीमेल मान लूं, एक बार इसे मेल मान रहा हूं तो अगली बार फीमेल मान लूं, सेम क्या होगा। तो सेम भाई यहां पर सिर्फ एम्ब्रियो होगा। कैसे होगा देखो कि भैया एम्ब्रियो में दोनों से एक एक गैमीट आएगा, यहां से हमेशा 10 ही आएंगे गैमीट के फॉर्म में क्रोमोसोम्स, और यहां गैमीट के लिए आएंगे 15, तो हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 25। लेकिन अगर एंडोस्पर्म बनाना हो मान लो, तो पहली बार मान लो जब ये मेल था तो 2n होता है एक तरफ से और एक तरफ से n, है ना। मेल का n होता है और फीमेल का 2n होता है जनरली। तो वो बोलते हैं भाई अगर ये मेल है तो यहाँ से 10, और अगर ये फीमेल है तो इसका डबल, 15 इंटू 2 30, 40 वैल्यू हो गई। अगर उल्टा कर दूं, ये अब की बार अगर मैं कह रहा हूं क्यू वाला फीमेल है तो 15 इंटू, चाहिए तो हो चुका था ना, अब ये फीमेल है तो भाई ये 10 की वैल्यू 20 और उधर से एक ही आएगा 15, 35, 2n प्लस n जो एंडोस्पर्म बनता है, तो ये सेम नहीं हो सकता, यानी एंडोस्पर्म जहां कहीं भी है वो कट गया। सीड कोट का बेटा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो मैटरनल इंटीग्यूमेंट से बनते हैं, तो इस केस में शायद वो 20 रहेंगे, अगर इसको में 10 रहेंगे या उसमें 15 रह जाएंगे, हाफ हाफ जब भी होगा या 2n होगा तो 20 to 30 रह जाएंगे, सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां पर आंसर है एम्ब्रियो। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, इजी क्वेश्चन है। फिर पूछा गया है कि इनमें से किसमें हम which of the following plasmid vectors can be used for cloning of a gene with restriction enzymes BAM-H1 and EcoRI-1 and ampicillin containing nutrient agar सिलेक्शन के लिए। तो भाई अगर सिलेक्शन या सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन है तो आपका वो जो इंसर्ट है वो वहां पर ऐड होना चाहिए। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये है ए, कि भैया ये एम्पिसिलिन के पास इंसर्ट आ गया। उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आपको ये इंसर्ट ही नहीं दिख रहा है एम्पिसिलिन के पास, इसलिए यहां पर हमारा आंसर बहुत इजी था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं इज यूज्ड टू एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपी है तो हाउ मेनी कॉपीज वाज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 20th साइकिल, यानी 30 में से 20 साइकिल घटा दो, कितनी साइकिल रह गई 10 साइकिल। हर बार 2 की पावर n लगती है तो 2 की पावर 10 होती है 1024। 1 बिलियन जो टोटल वैल्यू है उसको मैं जब 1024 से डिवाइड करता हूं बेटा तो वैल्यू आती है 1 मिलियन। कितनी वैल्यू आती है 1 मिलियन। देन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है हमारा dn/dt इज इक्वल टू rnk माइनस n/k। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करिएगा k की, n की और r की, आपको आंसर मिल जाएगा 0.8। देन पूछा गया है क्या करेक्ट है, तो हेमिकॉर्डेटा इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉर्डेट सबफाइलम एंड पोजेस टोमोन्टोकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। इज ए सबफाइलम कॉर्डेट गलत है, सबफाइलम गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म में होता है बेटा, ना कि हेमिकॉर्डेट में। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता, अगर आप ध्यान से करेंगे तो सवाल आप हमेशा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है कौन सी बात सही है, तो भाई ए वाला लेफ्ट साइड पर है और सी वाला राइट। राइट का मतलब डिसोसिएशन यानी टिश्यू, एसोसिएशन मतलब एल्वेलाई वाला पार्ट। तो देखिए कर्व ए रिप्रेजेंट एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन एट लो टेम्परेचर, सही बात है। कर्व सी रिप्रेजेंट एसोसिएशन, जी नहीं, राइट शिफ्ट का मतलब डिसोसिएशन होता है। कर्व ए रिप्रेजेंट एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन एट लो पीएच का मतलब तो हाई हाइड्रोजन हो जाएगा, जबकि जब भी हम एसोसिएट करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो रहता है, यानी पीएच क्या रहता है, हाई रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है भाई। कर्व सी रिप्रेजेंट फेवरेबल एसोसिएशन, जी नहीं, डिसोसिएशन। तो यहां पर भी आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बेटा यहां पर भी आंसर होगा। अब बेटा हम 2023 का पेपर कर लेते हैं। तो देखिए
क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इट विल एक्ट एज ए डिफ्यूजन बैरियर, तो पी के साथ 4, इतना भी पता होता तो हमारा आंसर हो जाता। क्यूबोइडल एपिथेलियम सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, कॉलमनार एपिथेलियम का हमेशा बेजल साइड की तरफ होता है न्यूक्लियस, और सिलेटेड एपिथेलियम मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर था हमारा आंसर नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्टोन्स क्या होते हैं, तो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स को कहा जाता है। जाइमोजन तो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन तो खुद एक्टिव फॉर्म है, तो इसमें बात नहीं बनेगी। फिर ये पूछा गया, तो देखो इंसुलिन एक हेट्रोपॉलीमर है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स आते हैं, इनोलिन एक होमोपॉलीमर है। तो P4Q2 एक ही ऑप्शन में था, आगे आप कर सकते थे R1S3। कोलिन वाला जो ग्रुप लेसेथिन में होता है उसकी वजह से क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव में से गिना गया है। माइक्रोट्यूबिल फॉर्मेशन अगर रुकेंगी तो क्या दिक्कत होगी? तो सबसे पहले माइक्रोट्यूबुलर स्पिंडल फाइबर की सबसे ज़्यादा जरूरत मेटाफेज में ही पड़ती है। प्रोफेज में तो बस वो साइड में जाना शुरू हो रहे होते हैं सेंट्रोसोम्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मेटाफेज। उसके बाद देखते हैं, तो इसमें से पूछा गया है कि क्या गलत है, तो ये मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल सा आंसर है इस केस में भी हमारे पास कि भैया मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट इज नहीं, फ्यूज नहीं बल्कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को सेपरेट करने वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेपरेट करने वाली लेयर को कहते हैं एलिरॉन लेयर। यहां पर उसने फ्यूज्ड लिख दिया है, तो यहां हमारा आंसर हो गया 1। बाकी बातें ठीक हैं। एज ऑफ ट्री के लिए भाई हमें पूरा रिंग पता करना होता है। रिंग 2 तरीके से बनता है। स्प्रिंग सीजन जो होता है हमारा, उसमें ज़्यादा ज़ैलरी एलिमेंट्स बनते हैं बड़े वेसल्स के, और जब थोड़ा ऑटम के बाद वाला ऑटम का पार्ट आता है तो कम ज़ैलरी एलिमेंट वाला पार्ट बनता है जिसमें वेसल्स नैरो होते हैं, उसे लेट वुड कहते हैं। दोनों मिलाकर ही एक रिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्प्रिंग वुड एंड लेट वुड। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्या बात है, तो हमें अब तो एनसीईआरटी में हट गया है। पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय कन्वर्टिंग, नहीं, N2 अमोनिया में होगा भाई। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और यहां पर फ्लोएम की जगह होना चाहिए था जाइलम, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो हमारा यहां एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is example of genetic diversity? तो पहला ऑप्शन जेनेटिक है, Rauwolfia vomitoria वाला, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है। एम्फीबियंस वाली बात, ये हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, और नीचे वाली दोनों जो हैं हमारी वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज मानी जाती हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर है भाई वो है आंसर नंबर 1 कि ग्रेटर वेरिएशन है स्कैंडिनेविया कंट्रीज में या प्लांट स्पीसीज इंडिया में ज़्यादा है सेंट्रल एशिया से। तो इसमें आंसर हमारा अगर जेनेटिक लेवल पूछा है तो 1 है। बाकी ऑप्शंस भी हालांकि हमें पता होने चाहिए। व्हेन द राइबोसोम एनकाउंटर्स ए स्टॉप कोडोन, तो क्या रिलीज होता है? रिलीज फैक्टर रिलीज होता है। रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट होते हैं बेटा। यहां पर हमसे ट्रांसलेशन पूछी गई है, इसलिए हमने आंसर करा है रिलीज फैक्टर। फिर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग में कौन कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो सर्टोली सेल्स अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्मेटोजोआ को, ए के साथ 4, ए के ऑप्शन में पी के साथ 4। QS5 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन विद LH मिलकर। प्लेसेंटा के साथ 1 सिक्रीशन ऑफ HCG कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, और यूरेथ्रा के साथ 2 कैरीज अवे यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। तो यहां पर बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए स्प्लाइसिंग ऑफ HNRNA कहां पर जरूरत पड़ेगी, तो ये स्पेसिफिक फीचर यूकैरियोट्स का होता है। बस इतना अगर हमें पता होता बेटे, तो इसमें से ये नीचे के तीनों डिसऑर्डर्स बैक्टीरियल हैं, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, सेलुलर टाइफाई वगैरह, तो ये मोनेरा वाले हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। यहां पर यूकैरियोट का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज मलेरिया। तो हमारा आंसर होना चाहिए था मलेरिया। डायग्राम में पूछा गया है कि भैया अगर ये एक्टिव साइट है जो कि ये वाली शेप है, तो कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन हो सकता है। तो देखो वी किस किस में और अवेलेबल है भाई, एक पी में अवेलेबल और एक एस में। तो यही 2 हो सकते हैं और कोई नहीं होगा। क्वेश्चन को एग्जाम में कितना जल्दी हमें करना है वही हमें सीखना होता है।
उसके बाद एक आइसलैंड में कह रहे हैं कि 10,000 इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें से 4 को सिकल सेल एनीमिया है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/10,000, जिसकी वैल्यू आएगी 0.04, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.02, पी की वैल्यू 1 - 0.02 निकालोगे तो 0.98 आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा है हेट्रोजाइगस, तो बहुत सिंपल है, आपको बस 2 × P × Q की वैल्यू निकालनी है। आप उस वैल्यू को जब निकालते हो तो 0.392 समथिंग आएगा, तो 392 जो होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि 1000 बेस पेयर्स का फ्रेगमेंट है वॉज क्लोन बिटवीन हिंद 3 एंड इकोराय 1, इनके बीच में क्लोन कर दिया गया है। 1000 का है, अगर एक 600 का बना है तो दूसरा कितने का, 400 का बना है तो दूसरा कितने का बनेगा, 600 का बनेगा। और कह रहे टोटल साइज 3.5 KB कह लो या 3500 बेस पेयर्स का है। तो जब हम प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट को देखेंगे तो इसको हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, किससे, नॉट 1 से और इकोराय 1 से, इससे और इससे एक केस में, दूसरे केस में नॉट 1 और हिंद 3 से। लेकिन अब इसमें वो पूछता है लेन 1 में आपको प्रोडक्ट दिखा दिए उसने किसके, पहले वाले के, और लेन 2 में दूसरे वाले के, तो सही कौन सा है। सिंपल सी बात है, देखो जब आप ऐसे कट करोगे तो एक तो इस नॉट और इस नॉट का डिफरेंस कभी चेंज ही नहीं होगा क्योंकि इंसर्ट तो बीच में हुआ है। तो अगर मैं ये देखता हूं 1100 का ये है, 500 का ये है, 1600, टोटल है 3500, तो 3500 में से 1600 निकालूंगा तो 1900, ये तो दोनों बारी में सेम रहना चाहिए। तो 1900 की वैल्यू देखो यहां पर है लेन 1 लेन 2, तो ये हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है, 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं शायद। हाँ देखो अब यहां पे तो 2600 आ गया, तो ये तो वैसे ही कट गया भाई, है ना, डी ऑप्शन तो गया। 1900 ठीक है, अब 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास। 1900 के अलावा और क्या होना चाहिए अगर मैं ध्यान से सोचता हूं तो मेरे को समझ में आता है भाई दूसरा हिस्सा जब मैं यहां से काटूंगा तो ये 1100 और 600 ये बन सकता है 1700 का, तो 1900 और 1700। उसके अलावा भाई और देखूंगा तो ये 500 का ये और ये 400 का ये अलग अपने एडजेसेंट रहेंगे। तो अगर मैं ये देख लेता तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, लेन 1 से ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेन 2 पे मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेन 2 पे जाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती बेटा। फिर देखिए कहते हैं ये पेडिग्री बताइए और बताइए कि ये क्या है। तो क्योंकि ट्रेट मिस कर रही है यहां पर तो ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव तो है पक्का, डोमिनेंट तो काट दो भैया। लेकिन पॉइंट क्या कह रहा है वो कि भैया देखो इस केस में डॉटर इफेक्ट हो रही है और जनरेशन भी स्किप हो रही है। अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो मेल को भी होता, मेल में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ऐसा समझ पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको अफेक्ट ना कर रहा होता अगर वहां पे रिसेसिव फॉर्म में भी होता तो यानी एक्स लिंक्ड नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल है, तो ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल में रिसेसिव है ये भी पक्का हो गया। होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस होता तो उसको इन्फेक्शन हो रखा होता, नहीं हो रखा इसका मतलब वहां पे वो हेट्रोजाइगस था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा हम 2022 का देखते हैं आईसीआर आईआईटी के पेपर में क्या आया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन था सेल विद साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस। तो ऐसा तो मैच्योर सिव ट्यूब होता है जैसे हमें सेल चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है। तो 1 के साथ टी, अगर हमें ये भी पता था तो हमारा आंसर यही हो जाना था। 2 के साथ आर, बोथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किस में गायब होते हैं, ट्रैकेड में। 3 के साथ एस, मोर देन 2 न्यूक्लियाई टैपिटम में होते हैं जैसे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाता है। हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो सिनर्जिड से ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए भाई इसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला जो क्रैब साइकिल है। तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होगा यानी नंबर 2 आएगा। नंबर 2 एक ही 2 ऑप्शंस में पहले है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा इनमें से, तो ये दोनों क्रैब साइकिल का पार्ट है, ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है बीच वाला। तो 2 के बाद 1 आएगा, फिर आएगा सिट्रेट और लास्ट में मैलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। फिर कहा जाता है कि भैया वाइट एलील जो है वो ब्राउन पे डोमिनेंट है और मैंने क्रॉस कर दिया। तो अगर मैं WW को कैपिटल WW के साथ क्रॉस करूंगा इसको इसके साथ, तो भाई रिजल्टेंट तो यही बनेगा, तो एम्ब्रियो तो यही बनेगा। लेकिन सीड कलर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सीड कलर जो होता है वो सीड कोट से डिसाइड होता है।
और जो सीड कोट होता है हमारा वो मैटरनल टिश्यू से डिसाइड होता है, यानी एम्ब्रियो का कुछ भी हो वो फिर भी मैटरनल मदर की तरह ही रहेगा, दैट इज ब्राउन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कोविड वायरस का कैसा था स्ट्रक्चर, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था बेटे। लिम्फ के बारे में गलत बात क्या है भाई, लिम्फ हमेशा वापस रिटर्न करा जाता है सर्कुलेशन को, लेकिन यहां पर इन्होंने लिख दिया इट इज नेवर पुट बैक इनटू सर्कुलेशन, तो ये बात यहां पर ऑप्शन सही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस यहां पर ठीक है, कलरलेस होता है, प्लाज्मा जैसा कंपोजिशन होता है वगैरह। इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में लोकेटेड होते हैं जनरली। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, तो ये हमें किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, फंक्शन जब रेगुलेशन होती है कि वाटर कंसंट्रेशन कम होती है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एडीएच को बुलाते हैं। एडीएच कहाँ से आता है भाई, हाइपोथैलेमस की मदद से आता है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरीके से डायरेक्टली, वो रास मैकेनिज्म में है। एट्रियल वॉल का तो उल्टा ही है, यहाँ पर जब ज़्यादा हो जाता है पानी तब काम करता है वो, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर ऑस्मोरिसेप्टर्स, इसलिए उसका नाम वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी है। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन जीन एक्स रिजल्ट्स इन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हाइपरटेंशन, स्टेरिलिटी। एक से अगर बहुत सारे इफेक्ट आ रहे होते हैं तो उसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है दो में से कोई भी रिजल्ट ना आ रहा हो, लिंकेज दो चीजें जुड़कर साथ चल रही हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो रहा हो। पार्शियल डोमिनेंस जैसा टर्म तो हम पढ़ते नहीं है। अब उसने कहा कि ये दो क्रॉस होंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद दिस कितना, ये कौन सा हो सकता है कि टोटल 400 हैं। तो सिंपल सी बात है कि मुझे ये चाहिए भाई, अगर मैं इसको इससे क्रॉस कर रहा हूं तो ये आने के चांस कितने हैं, यानी कि अगर मैं पी स्मॉल को स्मॉल पी से क्रॉस कर रहा हूं तो स्मॉल पी आने के चांस कितने हैं भाई, देखो पी स्मॉल पी स्मॉल पी इसको दोबारा क्रॉस कर लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या करना होता है, मैं फॉर्मूला होता है कि छोटा सा इन दोनों को पकड़ो, पी वाले पार्ट को पकड़ो पहले, पी स्मॉल पी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल पी, तो पी को दोनों से मल्टीप्लाई करो ये वैल्यू आएगी, फिर स्मॉल पी को करोगे दोनों से तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यानी 4 में से आधे 1/2 टाइम्स ये पॉसिबल है, जो आप चाह रहे हो वो आएगा। सेम तरीके से क्यू और यहाँ क्यू स्मॉल क्यू, तो भाई क्यू कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा क्यू स्मॉल क्यू आएगा, तो उसकी तो कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नथिंग यानी 1 कह दो। आर और इनसे आर ही आ जाए इन दोनों से, इसके चांस भी क्रॉस करके देखोगे तो 1/2 हैं। एस और एस चारों के चारों बार यही आना है, तो कोई 1/2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी नहीं है। तो 1/4 होती है यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारी, 1/4 इंटू 400 सॉरी जो हमारी वैल्यू थी, तो ये वैल्यू आ जाती है 100, जिसका आंसर होता है हमारे पास 100, राइट। Organism in which one of the following phyla are triploblastic, acoelomate and have bilateral symmetry, तो ऐसा किस में होता है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स में। कंसिडर द फॉलोइंग की यहां पर प्रोडक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो सबसे ज्यादा होगा भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पी, फिर होगा कोस्टल जोन्स में जहां न्यूट्रिशनल लॉस तो है फिर भी बेटर है, फिर होगा टुंड्राज में, और सबसे कम होगा डेजर्ट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस वाले क्वेश्चन को बेटा 9th को अपन एक बार फिर भी डिस्कस करेंगे अगले जब पेपर आपको अगला दिखेगा उस वक्त। 9% ऑफ ए पॉपुलेशन कैन नॉट टेस्ट अ सर्टेन वेराइटी, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू बेटा उन्होंने 9% दे रखी है, तो वैल्यू आ जाएगी 0.09, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.3 और पी की वैल्यू आ जाएगी 0.7, वही शायद उन्होंने एग्जाम में पूछ रखी है, तो आंसर हो गया 0.7 एंड 0.3। डीएनए रेप्लिकेशन को अपोज करते हुए डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस डज नॉट अकर इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहां पे डीनेचुरेशन जो होता है बेटा वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है रेप्लिकेशन फॉक को, इसलिए ऐसा नहीं होता, वरना नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जरूर बनता है। कौन सा केमियोस्मोसिस को सही तरह बता रहा है, तो ये बता रहा है भाई कि एटीपी सिंथेज बन रहा है,
अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो फर्स्ट ऑप्शन में बनता है। प्रोटॉन आयंस अंदर आते हैं, पहले वाले में दिखा रखा है, दूसरे यहां बाहर दिखा रखे हैं, यहां गड़बड़ हो गई, यहां पे भी गड़बड़ हो गई, तो यहां पर आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर पूछा जाता है कि x को अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानूं सेंट्रोमियर से इक्वेटोरियल प्लेन का, तो भाई मेटाफेज के अंदर तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ही होते हैं सारी चीजें, तो वहां तो बात ही नहीं हो सकती कोई, वहां तो सबसे मिनिमम होगा। तो सबसे दूर कब होंगे? एनाफेज में, जब क्रोमैटिड्स एकदम इक्वेटोरियल प्लेन से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं। तो यहां आंसर हो जाता है लेट एनाफेज। बेटा 9th क्वेश्चन जो मैंने कहा था अगले पेपर से पहले हम देखेंगे, ये देखते हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे इस वक्त डाउट था। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये बताना है कि ये कितना पॉसिबल होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, ये सोचो कि अगर ये क्यू क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, तो यहाँ से हमेशा स्मॉल क्यू आएगा और यहाँ से क्यू, तो ये वाली प्रोजनी पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ करनी ही नहीं थे, इतना सिंपल ही सोचना था कि ऐसी कोई भी प्रोजनी नहीं बन सकती जिसमें ये जीनोटाइप आ जाए, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब आइए 2021 का पेपर देख लेते हैं। तो अगर हम 2021 के पेपर को देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं भाई, देखिए। तो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कॉमनली फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर सिलेटेड कॉलमिनार होता है, बट दोनों में से ऑप्शन चूज करना हो तो सिलेटेड ज्यादा बेटर है। ए सेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन नहीं है? तो गैमीट्स जैसी आ गया भाई, अपने आप ही ये सेक्सुअल हो गया दोस्तों, तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस। पैलिंड्रोम डीएनए सीक्वेंस वो होता है जो सामने आमने हमें एक जैसा लगता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि रिवर्स कर देंगे तो बिल्कुल उल्टे जैसा ही होगा कि GATTC तो CTTAAG, ऐसा एक ही ऑप्शन हमारे पास है। कुछ इंडिविजुअल स्नीज करते हैं पोलन कंटेंट ज्यादा होने पर, यानी कि पेशेंट को एलर्जी है दोस्तों, और एलर्जी जो होती है बेटा वो IgE के कंपोनेंट से ज्यादा देखी जाती है। Which of these factors is least likely to cause deviation? तो म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो क्लियरली हमें दिखते ही हैं कि डेविएशन करते हैं, यहां पर एक ही ऑप्शन होगा। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, ये 5 फैक्टर मेन होते हैं। इसको देखिए, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा। इसमें हमें बोला जाता है कि भैया T1 एस स्ट्रेन, एस से मरता है, बिल्कुल ठीक बात है। T2 लेकिन एस स्ट्रेन हीट किल कर दिया तो अब नहीं मरेगा, यानी T1 में लाइव रहेगा। T2 एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव, तो कहते हैं इसका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वही उसका मेन कॉन्सेप्ट भी है ग्रिफिथ का। तो ये डेथ हो जाएगी T2 की, T2 डाई, तो सेकंड ऑप्शन कट गया। T3 न्यूक्लिक एसिड आइसोलेटेड फ्रॉम एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन इंक्यूबेटेड विद आरएनए, तो आरएनए से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैकार्टी वगैरह ने बता दिया था डीएनए से फर्क पड़ता है, तो इट विल अगेन डाई। तो 4 ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब हमारा कंपटीशन चल रहा है ए और सी में, तो हमें ढूंढना है कहाँ डिफरेंस है। T4 पे क्लियर हो जाएगा, लाइफ होगी या डेथ। T4 न्यूक्लिक एसिड डीएनए डाल दिया, यानी अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो यानी अब हमारा आंसर में क्लियर हो गया कि बचेगा बैक्टीरिया, यानी आंसर होगा 1। फार रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आप ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर पर चले गए हो, तो यानी यहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी, जिसमें सिर्फ ATP बनती है। 4000 बेस पेयर्स का मैप है, नंबर्स बताए गए हैं, काट कर दिखाना है। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है, बोलता है यहां से यहां तक कट लग गया और फिर यहां से यहां तक लग गया, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनने चाहिए? तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये कट लग गया, एक इकोराई से फिर यहां भी कट होगा, तो एक तो ये कट होगा। 1700 में से 800 गए 900, 1920 में से 1700 जब जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 220, 1460 में से 1920 जाएंगे तो वैल्यू आएगी 540। तो ये 3 ऑप्शन देखो पहले कहां पर है, ये एक ही ऑप्शन में है 1। 2340 कैसे आ जाएगा कि पूरा सर्कल 4000 का है, तो 4000 में से जब वापस हमें PST 1 पर आना होगा तो माइनस हो जाएंगे 2460 और प्लस हो जाएंगे 800, ये वैल्यू आ जाएगी 2340, तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है इसमें C3 C4 कौन है, तो देखो ज्यादा टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर लिखा गया है, ये रहा टेम्परेचर, ये रहा, तो ज्यादा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम ज्यादा किसके लिए? इसके लिए, और इसके लिए कम था,
यानी कि ये वाला प्लांट C4 और ये वाला प्लांट C3 है। तो P1 जो है बेटा वो C3 है, टेम्परेट एडेप्टेशन है यानी नॉर्मल टेम्परेचर, इक्वेटर से ज़्यादा दूर है, और P2 प्लांट C4 है जो कि ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर के पास वाली एडेप्टेशन है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। फिर ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बात है, ये जो है बेटा ये रेगुलेटर्स हैं और ये कन्फर्मर्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेटर्स कौन होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। तो इसमें से भाई ह्यूमिंग बर्ड जो है वो रेगुलेटर होगा, यानी उसके पास वैल्यू x की आएगी A। उसके बाद पोलर बियर होगा यानी B, यानी स्टार्टिंग XA से होगी और एंडिंग XB से होगी, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इधर ये हमें दिख ही रहा है वही टाइप ए टाइप बी, बॉडी सरफेस वॉल्यूम के हिसाब से बताया गया है। तो बॉडी सरफेस वॉल्यूम में ह्यूमिंग बर्ड अच्छा होता है, फ्रॉग अच्छा होता है, क्रोकोडाइल और पोलर बियर का बॉडी सरफेस वॉल्यूम रेशियो बहुत अच्छा या बहुत हाई नहीं होता है। अमोनियम आयंस प्रोटोनेशन से बनते हैं, तो कौन सा एंजाइम होता है जो अमोनियम आयन को अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉमन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो भाई एक्सक्रीशन तो रीनल ट्यूब्यूल्स का काम नहीं है, सॉरी रीनल ट्यूब्यूल का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। वाटर का एक्सक्रीशन भी उसका काम नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन फिर रीनल ट्यूब्यूल का काम नहीं है, तो एक ही ऑप्शन कॉमन है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। हर्बीवोरस और प्लांट्स क्या है? तो भाई ये एसोसिएशन प्रेडेशन की है, हर्बीवोरस प्रेडेटर है। कुकू और क्रो ब्रूड पैरासिटिज्म है, यानी कि भैया फर्स्ट के साथ बी होना चाहिए, सेकंड के साथ सी। इतना देखते ही हमारा आंसर यहां पर सॉल्व हो जाता। सी एनिमोन और क्लॉनफिश कमेंसलिज्म होते हैं, बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा जाता है। मियोसिस है, इवेंट्स बताइए कैसे होंगे? तो सबसे पहले जाइगोटीन होगा भाई, जहां पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। फिर पैचेटीन कह सकते हो आप रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स के लिए, बिल्कुल ठीक बात है सर। फिर काइजमाटा कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ काइजमा जनरली डिप्लोटीन में। तो यानी कि 4, 1, 3 और मेयोटिक स्पिंडल मेटाफेज के पास या एंड होने के वक्त, तो 4, 1, 3, 2। जाइगोमॉर्फिक यानी कि परसेंटेज का साइन होना चाहिए, और डायएडल्फस यानी स्टेमन 2 हिस्सों में होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में 9+1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बाकी किसी भी ऑप्शन में बेटा ऐसा हमें नजर नहीं आता है। क्लियर हो गया ये भी? आइए बेटा अब हम 2019 का पेपर देखते हैं आई सर का। तो पहला क्वेश्चन था डाइकैरियोटिक फेज कैसे बनती है? तो 2 जगह बनते हैं, एस्को और बेसिडियो में, और ये प्लाज्मोगेमी के दौरान बनती है। जब दोनों का प्लाज्मा फ्यूज करता है तो एस्को और बेसिडियो में n+n जल्दी से 2n नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। कि ब्रैकेट 5 अगर होगा तो हमेशा गैमा सेप्लस, और अगर ये K5 होता सिर्फ तो ये पोलीसेप्लस होता। गैमोपेटलस तो यहाँ K होता ही नहीं, फिर C वर्ड यूज होता। ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से? कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कोलाजन सिक्रीट नहीं करता, उसमें सिर्फ सेल और प्लाज्मा के नाम पे मैट्रिक्स होती है, फाइबर्स नहीं होते। टेंडन इरेगुलर नहीं रेगुलर है। एडिपोज टिश्यू फ्लूइड नहीं है, और सलाइवा एंडोक्राइन नहीं एक्सोक्राइन से सिक्रीट होता है। इसके बाद इसे देखिए, तो भाई नियासिन जो है बेटे वो क्या होता है? नियासिन एक विटामिन होता है। तो D2 कितने ऑप्शंस में है वो देखना था। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो A4D2। NAD एक कोएंजाइम है B3, और जिंक जो है वो एक कोफैक्टर है C1। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। बैक्टीरियल मोटिलिटी में फ्लैजिला ज्यादा हेल्प करता है, हमें पता है। सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, फिमरिया अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा और थाइलाकोइड ल्यूमेन के बीच में एस्टेब्लिश होता है, हमें पता है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, स्ट्रोमा एंड थाइलाकोइड ल्यूमेन। इंटरमिडिएट स्पेस का कॉन्सेप्ट तो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है, तो उतना भी आप जानते तो आंसर कर देते हैं। एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो इनमें से क्या नहीं होगा? एसिटाइलकोलिन रिलीज होने से कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जबकि जब भी बाइंडिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स टू मायोसिन हेड करना पड़ता है, एक्टिन साइट नहीं कह रहा मायोसिन की, एटीपी मॉलिक्यूल कह रहा है, तब तो हमें क्रॉस ब्रिज तोड़ना पड़ता है। तो थर्ड ऑप्शन यहां नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल रिलीज ऑफ कैल्शियम और शिफ्टिंग ऑफ ट्रोपोमाइसिन हो जाएगा। डायग्राम शोज ईसीजी। अगर एवी नोड नॉट फंक्शनल है तो इनमें से क्या करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो अगर क्यूआरएस जो है बेटा वो नहीं दिखेगा, क्योंकि क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से दिखता है, और उसके लिए एवी नोड का फंक्शनल होना बहुत ही जरूरी होता है।
क्लोनल प्रोजनी किस में बनेगी? तो देखो पार्थेनोकार्पी तो फ्रूट बनाएगा, प्रोजनी बनाएगा ही नहीं, तो 1 तो वैसे ही उड़ा दो। सिनगैमी में फ्यूजन फ्रॉम 2 होगा, गैमीट्स या कुछ भी 2 जगह से, तो ये भी नहीं होगा, 2 हटा दो। तो एक ही ऑप्शन बच गया 3rd and 4, दैट इज एपोमिक्सिस, जो सीड फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, और पोली एम्ब्रियोनी, जब एक से ज्यादा न्यूसेलर सेल हमें मल्टीप्लाई करने लगते हैं या एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाता है। ये क्या इनहेरिटेंस है भाई? तो ध्यान से देखिए, अफेक्टेड फादर से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अफेक्टेड मदर से दोनों बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसी इनहेरिटेंस को हम माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहते हैं। इकोलाई में 15N का फुली लोडेड स्ट्रक्चर है, आपसे कहा गया है, और कहा गया है कि क्या परसेंटेजेस होंगे 80 मिनट पे। ये एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप सबने कर रखा होगा। 12.5% हाइब्रिड और 87.5% लाइट आएगा। नहीं आए तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो बोलता है कि भैया डैश्ड लाइन एंसेस्ट्रल है और ये लाइन कंप्लीट लाइन नई लाइन है। अगर लार्जर इंडिविजुअल्स को ही फेवर करा जा रहा है, उनके पास रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा हैं, यानी एक डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का केस है, यानी कि डैश्ड लाइन आगे हो जानी चाहिए, उसकी तरफ फेवर बढ़ जाना चाहिए। किससे? सॉरी डैश कह रहा हूं, कंटिन्यूस लाइन बढ़ जानी चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। यहां तो सेंटर में हो रहे हो तो स्टेबलाइजिंग है, यहां लेफ्ट पे जा रहे हो राइट पे मूव करना था, ऐसा सिर्फ सी में है। ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज टू द फीटस वेयर प्लेसेंटा इज पैसिव इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन से एक्टिव, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। पीसीआर के स्टेप क्या होते हैं? डीनेचुरेशन, एलीलिंग और एक्सटेंशन। कैरेट ग्रास की ग्रोथ के कारण अगर कहीं पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो इसे हम एलियन स्पीसीज इन्वेजन मानेंगे, ना कि को एक्सटेंशन या अवर एक्सप्लॉइटेशन। एबल क्वार्टरेट में पढ़ाया जाता है बायोडाइवर्सिटी में। होप सो क्लियर हो गया होगा बेटा। आइए बेटा अब हम 2018 का पेपर देखते हैं आई सर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी मैसेंजर इज करेक्ट? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि ये सेकेंडरी स्टेप ऑफ हार्मोनल सिग्नलिंग में डेवलप होते हैं। इन्फेक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी नहीं, प्लांट्स में भी नहीं और प्रोटीन में। सिंपल आंसर था। जीएफआर इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो इसका आंसर होगा 4। डाइटरी इनटेक से होता है इफेक्ट, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड से होता है, रेनिन से, बट न्यूट्रिएंट सप्लाई से नहीं होता। ये अच्छा क्वेश्चन था। उसने पूछा कि भैया मेल के पास रेड आईज हैं और फीमेल के पास वाइट हैं, और रेड वाइट पे क्या है? डोमिनेंट है, तो क्या होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी फीमेल बनेगी तो उसमें तो मेल से वाइट भी आएगा, सॉरी मेल से रेड आएगा और फीमेल से वाइट, तो रेड आ जाएगा डोमिनेंस में, तो फीमेल तो रेड होंगी। लेकिन अगर मेल बनेगा ड्रोन तो सिर्फ फीमेल से ही बनता है वो, तो वहां वाइट का वाइट ही रह जाएगा, यानी फीमेल्स में रेड और मेल्स में वाइट आइज होंगी। इसको देखिए, हाई बीओडी का मतलब वाटर पोल्यूशन है, यानी ए के साथ 4 एक ही ऑप्शन में है। B1 ओजोन होल, स्किन कैंसर। C2 इलिनो इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस। बायोमैग्निफिकेशन जो है वो फूड चेन है। ये 3 बेस पेयर्स अगर कटे हैं तो आपको बताना है कि माइग्रेशन किसका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो सबसे दूर तक जाती है, तो 100 बेस पेयर, 300 एंड 500 ये इसका आंसर हो जाएगा। मियोसिस में क्या होता है? एक साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की और 2 साइकिल होती है सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन की। एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन है बेटा? तो इकाइनो डर्माटा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने हिस्टोन्स चाहिए? तो जनरली अगर 60,000 बेस पेयर्स हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स का हिसाब किताब होता है। तो अगर मैं 60,000 को बेटे 200 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 300 की वैल्यू आएगी। फिर मुझे बताया जाता है कि 300 न्यूक्लियोसोम तो हो गए, बट हर न्यूक्लियोसोम के पास हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, तो 300 इंटू में 8 ऑक्टोमर के कारण तो 2400। इसमें से 2400 वाली वैल्यू एक ही है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर वल्चर्स एक्सटेंट होंगी तो क्या दिक्कत होगा? वल्चर्स स्कैवेंजर है, लास्ट पार्ट है जो चीजों को डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिलाती है, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हमारी हैम्पर होगी। जीन इंसर्ट करा गया है और पूछा गया, अब देखो जीन इंसर्ट उसने करा है टेट्रासाइक्लिन की साइट पर, तो भैया चाहे रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट, एम्पिसिलिन तो दोनों में रेजिस्टेंस दिखाएगा ही दिखाएगा। यानी हम जो कह रहे हैं कि एम्पिसिलिन रख करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं,
है ना, एम्पिसिलिन पर रखकर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सिलेक्टेड, सॉरी कैन कह रहा हूं मैं, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी सिलेक्टेड आएगा यहां पर। एसोसिएशन एरियाज क्या होते हैं, तो देखो ये हमें इतना पता होगा कि सर्बल कॉर्टेक्स में होते हैं तो भी हम इस आंसर को कर पाते। हालांकि वहां लिखा जाता है आजकल की नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर, बट इन्होंने ऐसा ऑप्शन हमें नहीं दिया था। गोल्जी जो होता है भाई वो साइट ऑफ फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, तो ए के साथ तो 2 हो जाएगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस स्मूथ वाला स्पेशली, बी के ए के साथ 2, बी के साथ 3, A2B3, C4D1। कोलेस्ट्रॉम या सिक्रीशंस में हमेशा IgA ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कौन इनहिबिट करता है, स्टैटिन, मोनस्कस परप्यूरस वाला, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाया जाता है। अभी फिर से करेक्ट बताना है भाई, तो सी जो होगा बेटा वो एसोसिएशन वाला होगा जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा, और ये डिसोसिएशन वाला। तो एसोसिएशन वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखेगा, कर्व सी यानी कि मुझे लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखना चाहिए। कर्व सी प्रेजेंट इन राइट, जी नहीं। कर्व बी प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन, जी नहीं, क्योंकि वहां पे भी एसोसिएशन ज्यादा दिखती है। कर्व बी रिप्रेजेंट ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, जी नहीं, तो यहां पर आंसर हो गया 2, है ना। तो ये 2018 का पेपर हो गया भाई। 10th क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं इसको एक बार फिर से देखता हूं, मुझे इसमें कुछ शंका लग रही है क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। तो बेटा अब लास्ट पेपर देखते हैं हम 2017 में जो आया था, तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन जो हम 2018 का कह रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे, करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो ध्यान नहीं गया था हम लोगों का कि वो एक्चुअली में जो साइट हमसे पूछ रहा है वो PV2 पूछ रहा है बेटा, 2 तो यहां पर है। तो अगर यहां पर वाली साइट पर अगर हम देख रहे हैं तो फिर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर इस वाली साइट पर हमने अपना इंसर्ट रखा है तो भैया चाहे रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस रहेगी। यानी आंसर हमने बिल्कुल ठीक सोचा था कि आप सिलेक्ट आउट नहीं कर पाओगे कि एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से हम रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट बता पाए। अब 2017 का पेपर देख लेते हैं दोस्तों। तो वहां पर था मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द एनिमल्स विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो भैया देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कॉकरोच में होता है, और कॉकरोच में मैल्फिजन ट्यूब्यूल भी होते हैं। तो 1, 4, 6 एक ही ऑप्शन है, दूसरा 2, 3, 5 अर्थफॉर्म, नेफ्रीडिया और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। 2 प्लांट्स रखिए, ए को ड्राई कंडीशन में, बी को हाई ह्यूमिडिटी में, और रेड डाई रखिए, और कहा गया रेड डाई किसमें ज्यादा आएगी, तो जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा वहीं रेड डाई ज्यादा आएगी। तो वाटर पोटेंशियल का जो गैप है, स्टीप वाटर पोटेंशियल क्रिएट होगा ड्राई वाले कंडीशन में, इसलिए ड्राई वाले में आपको ज्यादा रेडनेस दिखेगी, यानी ए वाला ज्यादा रेड होगा बी से। पॉपुलेशन ऑफ फिंच बर्ड्स विद मीडियम साइज बीक कॉलोनीज इन एन आइलैंड विद प्लांट प्रोड्यूसिंग, प्लांट 2 तरीके के थे, कौन से, मीडियम और लार्ज साइज सीड्स। लेकिन फिर मीडियम साइज सीड गायब हो गई तो क्या होगा, तो सर्वाइव करने के लिए एक ही रास्ता होगा आपके पास कि बीक्स बड़ी होनी चाहिए, तभी लार्ज पे फीड कर पाओगे। तो आंसर हो गया बीक्स विल बिकम लार्जर। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एट इंट्रिंसिक रेट ऑफ दिस बट सिटी इज एक्सेस टू दिस, तो करंट ग्रोथ रेट क्या होगी, तो सिंपल सा वही पुराना फॉर्मूला है भाई, dn/dt इज इक्वल टू आर की वैल्यू लगा देनी है n k माइनस n/k। आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5 पर ईयर समथिंग कुछ आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। r की वैल्यू 0.1 है यहां पर, n की वैल्यू 100 है, k की वैल्यू 200 है। इनकरेक्ट बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मीडियम सेम आइडेंटिकल सेट ऑफ एंजाइम्स, ये बात गलत है, अलग अलग होते हैं। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सही है। क्रिस्टाई होते हैं 70 राइबोसोम, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट बेटे गलत है। जीनोड स्टेज कौन सी होती है, जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बॉडी फ्लूइड्स का क्वेश्चन है, जिसमें बताया जाता है कि अगर मदर RH नेगेटिव हो
और बच्चा RH पॉजिटिव होगा, तब ये सिचुएशन हमें अराइज करती है। बचाने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट बाद मदर में anti-RH एंटीबॉडीज ट्रांसफर करनी पड़ती हैं, जो कि हमें लास्ट ऑप्शन में दिया गया है, RH एंटीबॉडीज टू नेगेटिव मदर आफ्टर फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ। टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। रेस्पिरेशन प्लांट्स का क्वेश्चन है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स आर प्राइमरी फाउंड इन, तो इमेच्योर होंगे बोन मैरो और थाइमस में, जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होगा। सेकेंडरी में उन्हें मैच्योर करके एंटीजन सेंसिटिव करके भेजा जाता है। अगर एंजाइम रिएक्शन ये है तो आपको बताना है Km क्या होगा। तो Km वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होती है जिसपे वेलोसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है। इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड वेलोसिटी इज हाफ दैट ऑफ मैक्सिमम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी कोई इसको मैच नहीं करता है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता है, इनमें से क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे तो बेस्ट होगा, तो एडिक्वेट रेस्ट और बैलेंस डाइट जो होगी वही यहाँ पर प्रोबेबल सोल्यूशन होगा। ORS का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, एंटीबायोटिक का कोई रोल वायरस पे होता ही नहीं है, तो B और C तो डायरेक्टली ही कट गए। ह्यूमन फीमेल में यूजेनेसिस स्टार्ट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कंपाउंड एपिथेलियम कौन सा होता है, जो मल्टीलेयर्ड होता है, जो कि आपको केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेसेस से बचाता है। विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी क्या कह रहा है आपको कि अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू है R r, तो रेड ना होकर क्या हो जाए, पिंक हो जाए, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनको जब आप क्रॉस कराओगे बेटे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ये आएगा। तो इसका ये दोनों पिंक होंगे, ये रेड होगा और ये वाइट, यानी कि फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 होगा, और जीनोटाइप तो हमें दिख रहा है 1:2:1, तो दोनों रेशियो सेम होंगे। फिर एक क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है कि अगर मैं RE1 को डाइजेस्ट करूं तो उसका डाइजेस्टेड पार्ट किस और के साथ जुड़ सकता है। तो अगर मैं काटूंगा तो मुझे ध्यान से समझ में आएगा कि हर बार ये सेम सा ही कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल 3 RE1, RE2 एंड RE3 डाइजेस्टेड DNAs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। पूरी सीरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन हो सुधार का वो भी बता सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे अहेड।